नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारी प्राइम टाइम डिबेट ललकार। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद पाकिस्तान में आतंकी परस्त जो रहनुमा थे उनको ध्वस्त किया, उसके बाद अब पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से सिंधु जल समझौते को दोबारा रिव्यू करने की मांग की जा रही है, तो बीती रात पाकिस्तान के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति पहल की अपील की है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री, साफ दो टूक शब्दों में कह दिया गया है कि पाकिस्तान से अब बात होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि पाकिस्तान से अब दो ही चीजों पर बात होगी, वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और आतंकवाद। जहां एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से शांति की अपील की जा रही है, तो दूसरी तरफ शोपिया और त्राउल में जो एनकाउंटर हुए उसमें अब तक 6 आतंकवादी ढेर किए गए और ये तमाम वो आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की सीमा में ट्रांसफर किए गए। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ जाता है कि क्या पाकिस्तान वो हाथी है जिसके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। इसी बीच बात करेंगे भारत के एक ऐसे मित्र की जो थोड़ा सा खफा खफा नजर आ रहे हैं, जो पहले तो शांति दूत बनते नजर आ रहे थे लेकिन अब उनकी मित्रता पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने यू टर्न भी ले लिया। जी हां, आपने सही पहचाना, बात हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सीमावर्ती राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज से पाकिस्तान को दहाड़ लगाई। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान में स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर का नकाब उतर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ वो ट्रेलर है। भारतीय सेना के लिए 23 मिनट ही काफी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीते दिन जम्मू कश्मीर थे और आज गुजरात, तमाम वो सीमावर्ती राज्यों का दौरा कर रहे हैं और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उनको बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को लेकर जो उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया वो सुर्खियों में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि पाकिस्तान में स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का नकाब पूरी तरह से उतर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो ट्रेलर मात्र है, पूरी पिक्चर भी दिखाई जाएगी। उन्होंने साफ कहा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी करते हैं उतनी देर में हमने अपने दुश्मनों को निपटा दिया। क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात की धरती से पाकिस्तान को लेकर, पहले वो सुनिए, फिर सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का यह हिस्सा बन चुकी है। हम आपके साथ मिलकर इस प्रॉक्सी और हाइब्रिड वॉरफेयर को जड़ से समाप्त करेंगे। रक्षा मंत्री होने के नाते यह संकल्प मैं दोहराना चाहता हूं। अब हमारा भारत पहले का भारत नहीं है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व का यह नया भारत का जन्म हो चुका है। मेरे बहनों भाइयों, हम हमारे आराध्य श्री राम के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें वह आसुरी शक्तियों के विनाश का प्रण लेते हैं। निश्चरहीन करौ मही भुज उठाई पण कीन, अर्थात जिस प्रकार भगवान राम ने अपनी भुजाओं को उठाकर धरती को राक्षस विहीन करने का प्रण लिया था, ठीक उसी प्रकार श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए हमने भी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। आपने पूरे देश को यकीन दिलाया है कि नया भारत अब सहन नहीं करता बल्कि वह पलटकर जवाब देता है। मैं चाहे जितना कुछ भी बोलूं, लेकिन मेरे शब्द आपके कार्य को मापने में असमर्थ होंगे।
मैं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आप सबके प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूं। तो आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। तो सुना आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें कहते नजर आए। तीन बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली हमारे पैनल में जुड़ चुके हैं। तीनों को आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दे, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेजर जनरल पीके सहगल सर जुड़ चुके हैं, स्वागत शुक्रिया आपका। विदेश मामलों की जानकार के तौर पर विनोद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे, स्वागत शुक्रिया आपका। और रणनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक अलावत भी जुड़ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय साझा करने के लिए। सर, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तरफ से दिए गए, लेकिन वो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा सुर्खियों में हैं। बहुत सारे हैं, कुछ छाटे हैं। मैं चाहूंगा कि दो स्टेटमेंट्स पर आप अपनी इंडिविजुअल राय रख दें। सहगल सर, दो महत्वपूर्ण चीजें जो निकल कर आई, उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बता रही है ना सिर्फ पूरी दुनिया को, मुख्य रूप से पाकिस्तान में, कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर एक कोने तक है। तो स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों समझ ली। और दूसरी जो चीज महत्वपूर्ण कहते हुए नजर आए कि भारत का जो दिल शांति के लिए जितना ज्यादा खुला हुआ है, उतना ही ज्यादा शांति के विरुद्ध काम करने वालों के लिए भारत अपना हाथ खोलकर चलता है। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट जो है बहुत ही अहम है, बड़ा क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को, बड़ा क्लियर मैसेज है दुनिया को कि आज का भारत जो है कंप्लीटली चेंज हो चुका है। पूरे सब दो करके मिनट के अंदर हमने 9 टेररिस्ट जुड़े हुए अड्डों को हर प्रकार से बर्बाद कर दिया। इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हुए कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और वो सारे के सारे जो हेडक्वार्टर से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। और जितने भी टारगेट थे तो किसी प्रकार का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई मिलिट्री कैजुअल्टी नहीं हुई। फिर दूसरा, 9th 10th को 23 मिनट के अंदर ही, 23 मिनट के अंदर ही हमने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी दूसरे लफ्जों में ये दो हमले जो थे, हमने 25 मिनट का 23 हमले में, इसमें पाकिस्तान कंप्लीटली डिफेंग हो गया, डेसिमेट हो गया, उसकी कंप्लीटली रेडार्स बर्बाद कर दी, उसका एयर डिफेंस बर्बाद कर दिया। और वास्तव में ये भी दुनिया को दर्शा दिया कि हिंदुस्तान के जो वेपन्स है बहुत ही अहम है, हिंदुस्तान की एयरफोर्स है बहुत ही एब्सोल्युटली टॉप रेट है दुनिया में, शायद इससे इसके बराबर का कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये जो 4 ही दिन में हमने इतने बड़े एक देश को, जो 12th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड है, न्यूक्लियर नेशन है, 4 ही दिन में इसको मिट्टी में धूल चटा दी। वास्तव में ये स्टेट एक्टर्स के लिए, जो पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स हैं, उनकी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके आतंकवादी, इनको बड़ा क्लियर मैसेज है कि आज के माहौल में वो किसी प्रकार से हिंदुस्तान के गुस्से से बच नहीं सकते। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा कि आइंदा जो आतंकी है और जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर्स का मतलब कौन है, जो स्टेट है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, उनको एक ही तरीके से देखा जाएगा। वो उतने ही जिम्मेदार हैं जितने आतंकवादी जिम्मेदार हैं। और दुनिया ने भी पाकिस्तान के चेहरे को देख लिया जब उनको ये जो आतंकवादी थे उनको जब दफनाया जा रहा था, तो उनके जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी के जवान लाइन अप किए हुए थे, सैल्यूट कर रहे थे। और उनके फाइनल फ्यूनरल के ऊपर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह, पाकिस्तान के पुलिस के चीफ जो है और ब्रिगेडियर्स एंड कर्नल्स हैं, उनको साफ तौर पे सैल्यूट करते नजर आए। तो वास्तव में इनका आपसी क्या तालमेल था पूरी दुनिया ने देख लिया। तो हिंदुस्तान ने कहा एक तरफ तो शांति के दूत है और दूसरी तरफ जो शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे देश को जान और माल का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, 1000 कट लगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर सहगल सर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन तमाम लोगों की गलतफहमी को दूर कर दिया जो सोच रहे थे कि हिंदुस्तान बड़ा सॉफ्ट नेचर्ड कंट्री है, उस पर आप कुछ भी करेंगे तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अब उन्होंने बता दिया कि भैया हम शांति का झंडा लेकर आगे चलते हैं,
लेकिन जब कोई अशांति फैलाता है तो उसी झंडे में से डंडा निकालकर बजाना भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूंगा, लेकिन विनोद शुक्ला सर, ये मैसेज क्या सिर्फ पाकिस्तान तक के लिए था या इंटरनेशनली भी आप इस मैसेज को कंसीडर करते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ कहते नजर आए कि ऑपरेशन सिंदूर तो महज एक ट्रेलर है, जब समय आएगा तो पूरी पिक्चर पूरी दुनिया को दिखाई जाएगी। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं कुणाल जी, जिसको समझना चाहिए सबको। पहला एस्पेक्ट ये है कि जो लोग टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, पीछे से जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार तीनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करके दिखाया, आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों ठिकानों पर के हमले के विरोध में भारत की सेना को टारगेट करने की कोशिश की, तो उनको भी सबक सिखाया। और ये आपके उस पे स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर जो बार बार चल रहा है कि 23 मिनट काफी है पाकिस्तान सेना के लिए, वो वही मैसेज है। ठीक है, दूसरा एक मैसेज आपकी इससे जो जुड़ा हुआ मैसेज था कुणाल जी, जो आप पूछना चाह रहे थे कि क्या इसके अलावा और कौन लोग होंगे, उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें चाइना और टर्की और अजरबैजान है, उनकी भूमिका भी नजर आ रही है। तो चाइना पर तो अभी बाद में आएंगे, एक एक करके वो है। टर्की पर एक के बाद एक एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उनके यहाँ टूरिस्ट को डिस्करेज किया जा रहा है। उनका जो एयरपोर्ट पर जो उनके कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एर्दोगान का दामाद और बेटी की कंपनी है, उसको रोका गया है। और बहुत सारी इस तरह के धीरे धीरे एक के बाद एक यूनिवर्सिटीज में जितने भी एमओयूज थे, जेएनयू में, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में, उनको खत्म कर दिया गया है। और हवाला सिक्योरिटी डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा किया जा रहा है। अब तक ऐसा नहीं होता था। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 2009 में दिया गया था कुणाल जी, और 2032 तक के लिए दिया गया था। आप सोचिए, यूपीए सरकार के समय में दिया गया था 2009 में और 32 तक के लिए, उस पर रोक लगाई गई। तो ये जो आपका प्रश्न है उस पर एकदम साफ है कि जो भी इसमें शामिल पाया सवाल उठ जाता है शुक्ला सर, क्या हम टर्की और अजरबैजान को क्या मलेशिया वाली कैटेगरी में डालकर देख सकते हैं, जहां पर मलेशिया के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने सैनिकों की डिप्लॉयमेंट को लेकर सवाल किया था, और उसके बाद सिर्फ प्रधानमंत्री जाकर 1.5 मिनट की रील लक्षद्वीप में बनाकर आए, और उसके बाद पूरी इकोनॉमी चरमराती नजर आई मलेशिया की, और उसके बाद वो हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए कि प्लीज अपने टूरिस्ट को मलेशिया भेजिए, हमारी इकोनॉमी चरमरा रही है। तो क्या आप अजरबैजान और टर्की को क्या मलेशिया वाली कैटेगरी में रखकर देख सकते हैं, और अगर रखते हैं तो क्या जो हमने स्ट्रैटेजी पासे मलेशिया के लिए फेंके, क्या वो यहां पर काम होते हुए नजर आएंगे? देखिए कुणाल जी, मुझे लगता है हर मर्ज की अलग अलग दवा होती है। ठीक है, मालदीव्स के लिए मालदीव्स की पूरी इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पर डिपेंड है। उनके पास और कुछ नहीं है, वो टूरिज्म पर ही निर्भरता है उनकी इंटरनल सिक्योरिटी। किसी जमाने में तो उनका जो सेकंड लेफ्टिनेंट और ये बाकी सब हम भी किया करते थे, वो मॉरिशस वो नेपाल और क्या बोलते हैं और एक दो देश जो है उनको। तो तो वो अभी भी उनके दिल में ये गुबार, उनके दिल में अभी इस तरह की भावना है कि हम खलीफत बनेगी तो हम ही उसको लीड करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ से होगी। उस खलीफत को चेक करके रखना पड़ेगा। जी
ठीक है। अब अलावत सर, दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट मैं चाहूंगा कि आप भी अपना इस पर नजरिया रखें एज एन पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हुए नजर आए पूरे पाकिस्तान को दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान भी कोई कम फन्ने खान नहीं है, बहुत ख्याली पुलाव पकाता है। उन्होंने साफ कहा कि जितने देर में लोग नाश्ता पानी करते हैं इतने देर में तो हमने पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी, महज 20-25 मिनट। और दूसरा वो स्टेटमेंट करते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सवाल करते नजर आए, इंटरनेशनल कमिटी से पूछते नजर आए कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान इतना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है कि वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता, वहां परमाणु संयंत्र लगा हुआ है, वहां आतंकवादियों की पहुंच हर एक जगह पर है। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ग्रुप या जितने भी लोग हैं एक्टिव हो गए और उनका कंट्रोल हुआ तो उसका कितना बड़ा विनाश और दुष्प्रभाव पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। जी देखिए, जैसा कि ये ऑपरेशन सिंदूर से हमने पूरी दुनिया को अपनी कैपेबिलिटीज, अपने मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज दिखा दी। पाकिस्तान के पास कहने को 5th जनरेशन प्लेन भी था जो चाइना से उसे मिला हुआ था। पाकिस्तान को कहने को स्टेट ऑफ द आर्ट F-16 यूएस से मिले हुए थे। कहने को पाकिस्तान के पास टर्की, जो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहता है, एक तरीके से ओटोमन एम्पायर का रेसिड्यू है, जैसे विनोद जी ने बताया, अपने दिल में वो ऐसे ख्याल लिए बैठे हैं। तो उन लोगों की कैपेबिलिटीज को जिस तरीके से हमने डिस्ट्रॉय किया, और मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम से एक तरफ J-400 जरूर थी, परंतु मिसाइल सिस्टम ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद अजरबैजान और टर्की का जहां तक विषय आता है, तो एक बात कही जाती है दैट एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। तो कोई बात नहीं, ये हमने एक ऑपरेशन दोस्त किया था जब पिछली बार टर्की में भूकंप आया था, तो इस बार उन्हें एक स्पष्ट मैसेज पहुंच गया है कि देयर विल बी नो मोर ऑपरेशन दोस्त फ्रॉम इंडिया। भारत दोबारा से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाने वाला, बल्कि हमारी बातचीत ग्रीस के साथ शुरू हो चुकी है, जो कि एक तरीके से दुश्मन देश है टर्की का। हम उनके साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डीलिंग इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो अल्बेनिया है, हमारा पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट लीथल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, वो इस समय अल्बेनिया जा चुका है, और हमारे सिस्टम के लिए अल्बेनिया से भी बात चल रही है। और रही बात के पास हमारे ज्यादा इकोनॉमिक मुनाफा ज्यादा नहीं है, पर फिर भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से टूरिस्ट वहां जाते हैं, वहां से बहुत बड़ी संख्या में पत्थर और सेब का निर्यात भारत किया करता था, जो कि आज की तारीख में मुझे बड़ी खुशी के साथ ये मैं कह सकता हूं कि देश के अलग अलग हिस्सों से आज की तारीख में उसकी खेपें जा चुकी है, गायब हो चुकी है। ठीक, अब एक चीज और जो अलावत सर मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपना नजरिया रखें, फिर उसके बाद मैं अगली खबर का रुख करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि जिन को लग रहा है कि ये सीज फायर है, ये कोई सीज फायर नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त प्रोबेशन पीरियड को काट रहा है। जैसे प्रोबेशन पीरियड में अगर कोई सुधरता है तो उसे एक मौका दिया जाता है, लेकिन सुधरता नहीं है तो दंडात्मक कार्रवाई होती है। तो पाकिस्तान समझ जाए कोई सीज फायर नहीं है, ये प्रोबेशन पीरियड है पाकिस्तान का, और आखिरी प्रोबेशन पीरियड। जी देखिए, जी कुणाल जी, भारतीय ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नमेंट में और जितना भी सिस्टम भारत का है, चाहे इंटेलिजेंस उठा लीजिए, आर्मी उठा लीजिए, हर किसी को यह पता है कि पाकिस्तान कुत्ते की दुम है। आप इसे कितने दिन सीधा रखिए, सीधा होने वाला नहीं है, ये करेगा हरकत जरूर। परंतु ये मैसेज हम अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को दे रहे हैं कि आप सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं कि इस बार इसने अगर हरकत करी तो वी विल रिटेलिएट इवन हार्डर। तो ये राजनाथ सिंह जी बेसिकली ये बता रहे प्रोबेशन है। पाकिस्तान के जो रहनुमा देश हैं, जो उनको बैंक रोल कर रहे हैं IMF के थ्रू, उनके तरफ ये चेतावनी है कि आप ये मत समझिए कि ये कार्रवाई खत्म हो गई। अगर दोबारा से इसी तरीके की ये कुत्ते की दुम ने हरकत करी तो वी विल पनिश हिम एंड वी विल पनिश हिम हार्डर। चलिए, इसी बीच आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है, जो अब तक पूरी दुनिया को, अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक, ये कहते नजर आ रहे थे कि मैं हूं, आई एम द ओनली वन, आई एम द शोमैन, जिसने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। अब वो अपने बयान से पलटे और उन्होंने कहा कि मैंने युद्ध विराम नहीं कराया, मैंने बस ऐसा कराने की व्यवस्था की थी। व्यापार से विश्व में शांति बनी रहेगी, लिहाजा लेट्स मेक सम ट्रेड। तो युद्ध विराम पर डोनाल्ड ट्रंप का यूटर्न लगातार सुर्खियों में है। युद्ध विराम पर उनका बयान लगातार हेडलाइंस में है, जहां पर ट्रंप अब तक कह रहे थे
कि वो और उनकी टीम के जेडी वेंस और मार्क पोम्पियो की वजह से भारत पाकिस्तान के बीच 4 घंटे की वार्ता में शांति समझौता हुआ। अब वो कह रहे हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज की वो विजिट कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि मैंने युद्ध विराम नहीं करवाया, मैंने बस युद्ध विराम की स्थितियां बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था की। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले बयान सुनिए, फिर हम आगे बढ़ के कुछ जानकारी साझा करेंगे। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I could settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. But with us today is the first. आपने डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से युद्ध विराम की वकालत करते हुए, ट्रेड की बात करते हुए नजर आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह भी समझना होगा कि आखिरकार उन्हें इस मौजूदा तनाव की स्थिति में किस मुल्क के साथ खड़ा होना है। वो हिंदुस्तान जिसके साथ बायलैटरली अमेरिका 12 लाख करोड़ का बायलैटरल सालाना ट्रेड करता है, या वो पाकिस्तान जिसके साथ वो महज 62,000 करोड़ का बायलैटरल ट्रेड करता है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स एक एक करके आपके साथ टीवी स्क्रीन पर साझा कर दें कि भारत और अमेरिका के बीच जब टकराव की स्थिति बनी है, कुछ लोग कह रहे हैं, तो क्या कुछ आंकड़े कहते हैं। भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 200 अरब डॉलर के पार पहुंच गया था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य भी बना। इसके अलावा यहां पर जब निर्यात की बात हो रही है, तो यहां पर टेक्नोलॉजी, फार्मा और रक्षा क्षेत्र में तेजी से दोनों मुल्कों के बीच सहयोग भी बढ़ा। अब एक चीज और, व्यापार घाटा भी भारत के पक्ष में गया, जहां पर 30 अरब डॉलर का आंकड़ा निकलकर सामने आया। जबकि भारत की तरफ से जब अमेरिका की बात होती है और अमेरिका की तरफ से भारत की तरफ, तो संयुक्त निवेश सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ज्यादा बढ़ी है। अब इसके अलावा और डिटेल में जाएंगे, उससे पहले एक चीज ये कि भारत को जो जीएसपी है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, बहाल करने की मांग भी उसकी तरफ से जारी कर दी गई है, ताकि आप अपने दोस्त को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अब टैरिफ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। वही ये टैरिफ रेट है जो 2 अप्रैल को लागू किए गए, लेकिन महज कुछ दिनों के बाद ही उसे ठंडे मस्ते में डाला गया। अब आंकड़े क्या कहते हैं, किन किन क्षेत्र में भारत और अमेरिका का व्यापार का ग्राफ क्या है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 2023 में 45 अरब डॉलर का रहा, फार्मा के क्षेत्र में 25 अरब डॉलर का रहा, रक्षा उपकरण के क्षेत्र में भारत अमेरिका का व्यापार 12 अरब डॉलर का रहा, कृषि निर्यात के क्षेत्र में 10 अरब डॉलर का, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 30 अरब डॉलर। दशकों में कैसे समीकरण बदले हैं। 2000 में द्विपक्षीय व्यापार भारत अमेरिका का 14 अरब डॉलर का था, और उसमें क्षेत्र कौन कौन से थे, टेक्सटाइल, आईटी, सर्विसेज। 2005 की बात करें तो 26 अरब डॉलर का हुआ। आउटसोर्सिंग और फार्मा पर ज्यादा फोकस किया गया। 2010 की जब बात हो रही तो अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता बढ़कर द्विपक्षीय 45 अरब डॉलर पहुंचा, और यहां रक्षा, एरोस्पेस
कर रहे हैं, क्या इस वक्त हमको उनके स्टेटमेंट्स पर रिएक्टिव होने की जरूरत है या फिर अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहना चाहिए, इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए? देखो, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने इतना तो जरूर नहीं दिया, ट्रम्प का नाम नहीं लिया, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है, जब सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने मध्यस्थता कराई, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम ये इशू है टोटली बायलैटरल है, आज तक हमने ना मध्यस्थता एक्सेप्ट की है, ना करेंगे, ना फ्यूचर में करेंगे। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रम्प ने उसका अपना ध्यान चेंज किया 24 घंटे के अंदर, उसने कहा कि हमने मध्यस्थता नहीं कराई, हमने मदद कराई, जिसमें जयशंकर ने साफ तौर पे बोला कि हमने किसी देश की मदद ना आज तक दी है ना लेंगे। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे गुहार लगाई और हमने उसके ऊपर विचार किया और फिर हमने ये फैसला किया कि 5 बजे से दोनों देशों में हर प्रकार की लैंड सी एंड एयर वॉरफेयर जो है बंद। ट्रम्प ने कहा कि मैंने कहा कि दोनों देशों को अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड में बड़ी रुकावट आ सकती है अगर आपने युद्ध बंद नहीं किया। साथ ही साथ उनको ना तो हिस्ट्री का कुछ मालूम है, क्या बोलते हैं कुछ नहीं जानते। उन्होंने कहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई जो है 1000 साल से चल रही है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आजादी हुई 1947 में, तो उनको कुछ भी समझ नहीं आता, क्या बोलते हैं, मेवरिक है, कुछ भी बोलते हैं। उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो है। ठीक है, लेकिन उनकी जबरदस्त कोशिश है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। वो चाहते हैं कि उनको क्रेडिट मिले कि ये युद्ध उन्होंने खत्म कराया। वो चाहते हैं कि उनको क्रेडिट मिले कि इजराइल हमास का युद्ध उन्होंने खत्म कराया। वो चाहते हैं कि उनको क्रेडिट मिले यूक्रेन रशिया का। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं प्रेसिडेंट बना था विदिन 24-48 आवर्स इन युद्धों को खत्म करा दूंगा। कहीं सक्सेस नहीं मिली, तो ये उनको लगता था शायद इधर सक्सेस मिल जाए। नहीं, अब बड़ी बात है ना कि अमेरिका में जिस हिसाब के नियम है कि एक व्यक्ति 2 टर्म से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, दूसरा टर्म और उनका आखिरी टर्म चल रहा है, तो वो सोच रहे कि शायद नोबेल पीस पुरस्कार मुझे मिल जाए तो मैं विश्व शांति दूत की कैटेगरी में आकर खड़ा हो जाऊं। बिल्कुल, यही उसकी कोशिश रही है। वो साफ तौर पे जानते हैं कि उनका मेन दुश्मन जो है इन द 21st सेंचुरी चाइना है। इंडो पैसिफिक में हिंदुस्तान उनका सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। साफ तौर पे कहते हैं कि 21वीं सेंचुरी में जो ग्रेटेस्ट रिलेशनशिप है वो इंडिया और अमेरिका की है। वो साफ तौर पे ये भी जानते हैं कि अभी 2024 का अपने आंकड़े दिखाए, जब $200 बिलियन का ट्रेड हुआ है। 2030 तक प्राइम मिनिस्टर मोदी साफ तौर पे कह रहे हैं हमारा ट्रेड जो है $500 बिलियन हो जाएगा। तो साफ तौर पे जानते हैं हिंदुस्तान एक उभरती शक्ति है। इट्स आल्सो अ ग्रोइंग नॉट ओनली इन इकोनॉमिक पावर, इट्स आल्सो ग्रोइंग मिलिट्री पावर। तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद उनकी जबरदस्त कोशिश थी कि उनको प्रयास करना तो अच्छी बात है, लेकिन विनोद शुक्ला सर, जिस जगह से रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री साफ कह रहे हैं कि टेरर टॉक, टेरर ट्रेड नहीं हो सकता, और अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका से लेकर सऊदी अरब से लेकर कतर तक जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भैया लेट्स मेक सम ट्रेड। क्या डोनाल्ड ट्रंप वो करने का प्रयास कर रहे हैं जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कैटेगरी में रखा जाता है? सर आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। सर आप अपने मोबाइल को जरा अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं कह रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हैं क्या, ये समझने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक बिजनेसमैन है और जी खांचे में रख करके देखना चाहते हैं, चाहे वो संबंध हो या वो सब कुछ व्यापार की दृष्टि से। तो मुझे लग रहा है कि ये सारा का सारा वो उसी दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो भारत के बारे में हो, पाकिस्तान के बारे में हो, चाइना के बारे में हो, सऊदी अरबिया के बारे में हो, यूरोपियन कंट्रीज के बारे में हो। उनका नजरिया एकाकी है, वो केवल उसी दृष्टि से देख रहे हैं और उनको लगता है कि बिजनेस डील्स करने से शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे जगहों पर या बहुत सारे देशों के बीच में कोई क्राइसिस ही नहीं आती। कुछ क्राइसिस ऐसी है जिसके फंडामेंटल्स ही डिफरेंट है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो क्राइसिस है, ये जो वॉर होती है, वो फंडामेंटली डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है, एक तो ये जो अभी क्या बोलते हैं, मेजर जनरल साहब ने एक बात उठाई कि उनको इतिहास का
भान नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं है, वो असली फैक्टर है कि जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि भारत पाकिस्तान क्यों बना था और भारत पाकिस्तान के पीछे लड़ाई या उनके पीछे जो डिफरेंसेस हैं उसका मसला क्या है, तो वो सॉल्व करने की बात सोचता है कि थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इल इन्फॉर्म्ड है, हुब्रिस उनका नेचर है, वो ब्रैग करते हैं, और जो डिप्लोमेसी होती है ना वो बहुत कूल और कंपोज की जाती है। डिप्लोमेसी आपको मतलब अगर मैं इसको कहूं कि अभी जिस तरह से भारत चल रहा है, भारत का जो डिप्लोमेटिक डिसीजंस हैं, जो भारत ने जिस तरह से बातें की हैं, जिस तरह से चीजें की हैं, आप सोचिए बिना कुछ बोले भारत ने और अमेरिका जैसे प्रेसिडेंट को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। ये मत सोचिए कि उनको मैसेजिंग ऐसी गई होगी कि वो मजबूर होकर के उन्होंने इस तरह की बात कही होगी कि नहीं हम ये नहीं करना चाह रहे थे, ये करना चाह रहे थे। डिप्लोमेसी ऐसी ही चलती है और हमको लग रहा है इस पूरे उसमें भारत, एक और महत्वपूर्ण बात है ये समझ लीजिए कि क्वाड नॉन स्टार्टर हो गया, क्वाड पर कोई बात नहीं चल रही है और ये अमेरिका के लिए एक बहुत मुश्किल का सबब है। बिना भारत के क्वाड नहीं चल सकता और बिना क्वाड के आप चाइना को नहीं रोक सकते। डॉक्टर अभिषेक अलावत सर, ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास लास्ट शेष 2 मिनट रह गए। अभिषेक अलावत सर, क्या डोनाल्ड ट्रंप के बयान क्या भारत के लिए सिरदर्द हैं या ये बयान महज कूटनीतिक हैं? और अगर कूटनीतिक हैं तो भारत को मैगा के खिलाफ किस तरह की पॉलिसी, मैगा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके खिलाफ किस तरह की रणनीति व पॉलिसीज होनी चाहिए? देखिए कुणाल जी, कोई भी देश हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी भी हो, ट्रंप साहब भी हो, नरेंद्र मोदी और ट्रंप साहब में चाहे कितनी भी दोस्ती हो, वो अपने अपने देश का मुनाफा पहले देखेंगे। ये हकीकत होनी चाहिए। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता अब कहाँ होते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता अब नहीं होते हैं जो खुद को मिलने वाली वीटो दूसरे को दे दे। एक चीज जो आपने मेरे मुंह से छीन ली, जैसे कि आपको पता है कि यूएस में 2 बार से ज्यादा कोई प्राइम मिनिस्टर टर्म नहीं होता, और जिस उम्र के वो पड़ाव में है, मैं उनकी उम्र का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, पर इस उम्र में आदमी अपनी लेगेसी छोड़ के जाने की कोशिश करता है। तो वो ये एक तरीके से दिखाना चाहता कि मैं दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करता हूं। हो सकता है उनके मन में भी कहीं ये इच्छा हो कि जैसे बराक ओबामा को नोबेल प्राइज मिल गया था, पीस प्राइज मिल गया था, इस तरह की उनकी भी कोई उम्मीद हो। तो एक चीज जो मैं सीधे सीधे समझ सकता हूं, उनकी एक हमेशा से आदत रही है, मैं बहुत पहले से उनको स्टडी करता रहा हूं, उनकी किताबें भी बहुत पहले से पढ़ता रहा हूं, आर्म ट्विस्टिंग की उनकी आदत है, और यूटर्न लेने में वो कभी बुरा नहीं मानते। वो यूटर्न लेने में उनको कभी शर्म नहीं आए, वो उनके लिए पार्ट ऑफ नेगोशिएशन है। ठीक है, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको बहुत गाने लगे तो उसकी कीमत घट जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर शांति समझौते के तहत अनुकूल वातावरण बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर मंच पर जाकर एक ही राग अलापेंगे तो शायद इस स्टेप की, इस इनिशिएटिव की वैल्यू कम हो जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन तमाम चीजों पर रिएक्टिव ना होना है, इट्स अ साइन ऑफ मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल लीडर। करेक्ट। हमारी पूरी की पूरी जो लीडरशिप है, आप माननीय जयशंकर जी के ट्वीट्स आप पढ़िए, शुरुआत से जब सीज फायर की बात आई थी तो शुरुआत से उन्होंने कहा था कि वी हैव एग्रीड ऑन स्टॉपिंग फायर, कि हम गोलीबारी रोक रहे हैं। ठीक है, ये बात कभी भी विदेश मंत्रालय ने नहीं कही कि हम जो है सीज फायर कर रहे हैं, और सीज फायर हो ही नहीं सकती थी। पता नहीं हमारे देश के कुछ लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। सीज फायर तभी हो सकती है जब उनके डीजीएमओ और हमारे डीजीएमओ बैठे और टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिस्कशन हो। जब तक वो डिस्कशन नहीं होगा, फाइनल एक दूसरे की बात मानी नहीं जाएगी, तब तक सीज फायर मानी नहीं जा सकती है। सेकंड थिंग, जो हमारे रक्षा मंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत रुका नहीं है, वी हैव नॉट स्टॉप्ड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलावत सर, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला सर, और बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल सर, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और ये तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरें जो लगातार सुबह से लेकर सुर्खियों में थी, इस पर अपना अपना नजरिया रखा। इसी के साथ प्राइम टाइम डिबेट ललकार में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।